सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग अपने इस पाठ्यक्रम के 13वें और अंतिम बिंदु के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि है अनुनासिक ध्वनि के लिपि संकेत को शुद्ध रूप में लेखन। विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा ये जो 07 पेपर है, ये इनमें 2 विषयों का समावेश है, यानी कि आरंभिक स्तर पे भाषा और गणित। तो हमारा जो भाषा का पाठ्यक्रम है विद्यार्थियों, वो 13 बिंदुओं में समाहित है, जबकि 5 बिंदुओं में गणित का पाठ्यक्रम है। तो हमने अपने इस पाठ्यक्रम में प्रारंभ के 5 बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने महाविद्यालय में कर लिया था, और इस ऑनलाइन क्लास में मैं 6ठे बिंदु को लेकर चली थी, जो आज हम लोग 13वें बिंदु पर आ गए हैं। किंतु विद्यार्थियों, हम लोग पुनः प्रारंभिक जो हमारे बिंदु हैं उनके विषय में हम लोग पुनः अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग ने महाविद्यालय में इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया था तो आप लोग की संख्या थोड़ी कम थी, तो हम लोग इसको इन बिंदुओं को पुनः जो है ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से देख लेंगे। अब हम आज बात करते हैं अपने करंट टॉपिक पे, यानी कि अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के बारे में। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं लेखन के बारे में कि लेखन क्या है। तो हमारी जो भाषा है या कोई भी भाषा, उसके 2 मुख्य रूप होते हैं, है ना। एक क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति, और एक है लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति वो है जिसमें मानव अपने विचारों, भावों, संवेगों, अनुभूतियों को बोलकर अभिव्यक्त करता है, जबकि इन्हीं भावों, अनुभवों और संवेगों को जब मानव लिपिबद्ध, सूचीबद्ध, सुनियोजित ढंग से व्यक्त करता है, तो इसे हम लिखित अभिव्यक्ति या लेखन कहते हैं। अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति में हमारी ध्वनि का जो उच्चारण समाहित होता है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति में हमारे जो लिपिबद्ध संकेत है उनकी बहुतायत होती है। तो अब हम बात करते हैं इसी सिलसिले में कि अनुनासिक और अनुस्वार का क्या महत्व है हमारी भाषा में। तो विद्यार्थियों, अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियाँ हमारी भाषा में बहुत महत्व रखती हैं, और इनका यथोचित प्रयोग भाषा में, शब्दों में परिवर्तन ला देता, अभूतपूर्व परिवर्तन ला देता है। जैसे कि इनके बारे में मैं ये कहूँगी कि दर्शन छोटे और काम बड़े। जैसे क्या, इसे मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर दूं। प्रारंभ एक उदाहरण से कि जैसे मैंने कहा विद्यार्थियों, खरगोश है ना, खरगोश है, और अभी मैं कह दूं अनुस्वार का प्रयोग करते हुए मैं कह दूं कि खरगोश हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ गौर करने वाली बात है, जो मैंने कहा खरगोश है, तो यहाँ पर एक वचन का आभास हो रहा है, आपको अनुमान लग रहा है कि सिंगुलर, ठीक है। जबकि जब मैं कह रही हूँ कि खरगोश हैं, तो वही खरगोश शब्द, वही हा पे की मात्रा, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग करने से क्या हो गया, ये प्लूरल बन गया शब्द, यानी बहुवचन में आ गया। खरगोश है मतलब बहुत सारे खरगोश हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ आपने चमत्कार देखा, अनुस्वार का प्रयोग होने से, एक छोटी बिंदी लगने से एक वचन से जो हमारा शब्द है बहुवचन में परिवर्तित हो गया। तो हमारा जो ये अनुस्वार और ये अनुनासिक हैं, ये ऐसे व्यंजन हैं जो सदैव स्वर के बाद ही प्रयुक्त होते हैं और बिल्कुल स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो जो इसमें जो अनुनासिक है, उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे नाक और मुंह दोनों का मतलब सहयोग रहता है ना, किसमें, अनुनासिक में, ठीक है। और इनके उच्चारण में लघुता होती है। जैसे कि हम उदाहरण में देखें, आँच, सांच, गाँव आदि, ये उदाहरण किसके हैं, अनुनासिक के हैं, ठीक है। यानी इन अनुनासिक में चंद्र बिंदी लगती है, जो कि हम लोग बचपन से भी देखते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अनुस्वार भी है, वो भी क्या है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है बहुतायत जो होती है वो नाक की ध्वनि की होती है, मतलब इनका उच्चारण नाक की ध्वनि से होता है, इसमें नाक का पुट ज़्यादा होता है। जैसे कि देखिए बच्चों, उमंग है ना, तरंग, अंगूर, कंकड़ आदि, ठीक है।
तो अब विद्यार्थियों हम इनके चिन्हों को भी देख लेते हैं कि ये चिन्ह किस तरीके होते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे विद्यार्थियों देखेंगे अनुस्वार, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको एक उदाहरण से स्पष्ट किया। अनुस्वार का आप चिन्ह देख रहे हैं कैसा है, एक बिंदु के रूप में है। इन्हीं के उदाहरण में हम तमाम तरह से ले सकते हैं, है ना, जैसे तरंग, उमंग, मंगल, जंगल, रंग आदि आदि, ये इनके उदाहरण के तौर पे हम इनको देख सकते हैं। इसी प्रकार से अनुनासिक चिन्ह का आप देख लीजिए। अनुनासिक के चिन्ह किस तरह से चंद्र बिंदी है और उस पर ये इस तरह को इसको स्पष्ट किया गया है। इसमें जो हम चीज़ लेते हैं वही है ना, आँच, सांस, बाँस आदि आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे ये अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ भाषा में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब विद्यार्थी यहाँ पे इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक है, ये बात भी गौर करने लायक है कि अनुनासिक और अनुस्वार ध्वनियों के प्रयोग में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होता है। जैसे नंबर 1 बात हम आपको बताते हैं कि जो इन दोनों चिन्हों का जो प्रयोग है जो है वो सदैव, है ना, कहाँ होता है, वर्ण के या अक्षर के ऊपर होता है। कभी भी आप अनुस्वार और नासिक के चिन्ह शब्दों की कभी आप बगल में या नीचे नहीं अंकित कर सकते हैं। जैसे होता है, जैसे विसर्ग का चिन्ह आप हमेशा क्या करेंगे, पैरेलल यानी बगल में लगाते हैं, है ना विद्यार्थियों। हलंत का चिन्ह आप नीचे लगाते हैं, लेकिन अनुस्वार और नासिक ऐसे हैं जिनका चिन्ह सदैव वर्ण के ऊपर ही अंकित किया जाता है। नंबर 2 बात इस संदर्भ में ये है कि अगर सजाती के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यंजनों के साथ अनुनासिक और ये हो तो कभी भी अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, बल्कि उस वर्ण के अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण जो कि अनुनासिक होता उनका प्रयोग होता है। विद्यार्थियों बात गौर करने लायक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण अपनी स्क्रीन पे देखिए, जैसे चिन्मय या विन्यास, ठीक है, आपने देखा विन्यास, तो विन्यास क्या है, देखिए ये इस सजाती वर्णी, तो इसके बाद ना का प्रयोग आ गया, है ना, तथा दधा ना, ता वर्ण का 5वां वर्ण अनुनासिक। इधर आप देखिए अरण्य, णा, टाठा डाढ़ा णा, पंचम वर्ण अनुनासिक, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति में पंचम वर्ण का अनुनासिक उनका जो है वो प्रयोग होगा। इसी तरह से विद्यार्थियों हिंदी वर्णमाला में जैसा कि हम जानते हैं हमारी वर्णमाला जो 5 वर्गों में विभाजित है उनका अंतिम वर्ण अनुनासिक ही है। तो अनुस्वार के स्थान पे अगले वर्ण का पंचम वर्ण ही होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे उदाहरण में आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, इससे कंठ का कंठ हो गया, ठीक है। दिनांक का देखिए दिनांक हो गया, है ना, काखा गागा अंगा, ठीक है। शंका का शंका। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा कि ये अनुस्वार और नासिक का प्रयोग करते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना होगा जो कि हमारे लिए अनिवार्य है। अब हम अनुस्वार और नासिक के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनके प्रयोग से देखिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने आपको खरगोश का उदाहरण दिया था, वैसे यहाँ पे आपको हम अनुदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्ट करते हैं, समझाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप अपनी स्क्रीन पे कि यह एक पाव है ना, शब्द क्या है हमने लिया, यह एक पाव है। तो पाव विद्यार्थी यह एक पाव है। पाव तो आप लोग अच्छी भली भांति परिचित होंगे, पाव वो खाने वाली जिसको आप लोग बहुत प्रेम से खाते भी हैं। अब हम अगर इसमें देखिए, अगर हम इसमें अनुनासिक का प्रयोग कर दें तो ये हो जाएगा यह एक पाँव है। तो आप देखिए अर्थ का परिवर्तन किस तरीके से हो गया इनके प्रयोग के बाद। यह एक पाँव है मतलब कि यह एक क्या है, हमारा पैर है, ठीक है। अब हम ले रहे हैं कि इसे पत्र लिखे, है ना, पत्र लिखे। अब हम क्या यहाँ पे इसको कर रहे हैं, पत्र लिखें, मतलब लो एक पत्र लिखें, ठीक है, राइट। इसी तरह से इससे सास जा रही है, सास जा रही है मतलब किसी की मदर इन लॉ जा रही है ना। और यहाँ पे ये हम लगा देते हैं तो क्या, सांस जा रही है, सांस जिनका हम लेते हैं, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, है ना। इसी तरह से एक उदाहरण जो मैंने शुरू में आपको दिया था खरगोश है का, उसी तरह से हम यहाँ एक और ले लेते हैं, कबूतर है और कबूतर हैं, ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमने ये देखा आज की अपनी इस क्लास में कि अनुनासिक और अनुस्वार क्या हैं, इनका भाषा में क्या स्थान है, ये किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं, यथोचित प्रयोग करने पे ये अर्थ में कितना बड़ा परिवर्तन ला देते हैं, इनके प्रयोग में हमें किन किन सावधानियां को ध्यान में रखना है, और ये इनके कुछ उदाहरण के द्वारा हमने इस चीज़ को समझा। तो विद्यार्थियों आशा करते हैं कि ये सभी बिंदु आपको स्पष्ट हुए होंगे।
अपनी अगली क्लास में हमने जैसा आपसे चर्चा की कि हम प्रारंभिक बिंदु के विषय में अध्ययन करेंगे, प्रारंभिक बिंदु को लेकर उनके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।